हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हमारी शिक्षा में। आज हम देखेंगे 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि बीईओ, सीटेट, एसएससी, आरआरबी वगैरह के एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल शुरू करने से पहले आपको बता दें कि बीईओ का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप लोग बहुत ही मेहनत की आप लोगों को ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल है कि भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो जो भारत की सारी सेनाएं हैं उनका सुप्रीम कमांडर जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। अब भारत की सेनाएं कौन कौन सी हैं आपको बता दें। थल सेना, ठीक है, वायु सेना और जल सेना। भारत की 3 तरीके की सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। इन सब का सुप्रीम कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब आपको बता दें इसकी संसद में 2 सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। उच्च सदन को हम राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को हम लोकसभा कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संसद में कितने सदन होते हैं और उच्च सदन कौन सा है, निम्न सदन कौन सा है, तो आप बता देंगे कि संसद में 2 सदन होते हैं। उच्च सदन को हम राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को हम लोकसभा कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। अगला सवाल है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। यानी आपकी आयु कितनी होना चाहिए जब आप राज्यसभा के कैंडिडेट बनने के लिए एलिजिबल हो। तो आपकी एज जो होना चाहिए वो 30 ईयर्स यानी कि 30 साल होना चाहिए, तब आप राज्यसभा के कैंडिडेट बनने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपकी 29 ईयर्स है तब आप नहीं एलिजिबल हो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है या किसने कहा था। तब यह कहा था लोकमान्य तिलक ने, ठीक है। लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी की तरीके से जैसे आपने पढ़ा होगा कि गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने, ठीक है। तो ये जो नारे हैं वो बहुत ज़्यादा आते रहते हैं एग्ज़ाम में, तभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अभी हाल ही में आपका बीईओ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अब आप कमर कस लीजिए, ठीक है। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या है कितनी है। तो 15 है, 15 है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। भारतीय संविधान का जो अभिभावक है वो सर्वोच्च न्यायालय है, क्योंकि हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ संविधान के हिसाब से व्यवस्था स्थापित की जाती है। तो जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ सर्वोच्च कौन होता है? न्यायालय होता है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और संविधान के जो निर्माता हैं वो कौन है? BR अम्बेडकर जी है, भीमराव अम्बेडकर जी हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 8 है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, कौन भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, इस बारे में मैंने पिछले वीडियो बनाया रखा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम आपको बता दें कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विवरण मिलता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ाया कि 12 to 35 होते हैं, ठीक है। और यह कहाँ से लिए गए हैं? यह अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि अनुच्छेद जो है 25 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 25 का संबंध जो है वो धर्म की बुद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता से है, ठीक है। तो अगर आपसे बोल लिया जाए जैसे कि मान लीजिए इसमें आर्टिकल अलग अलग दिए हैं। आर्टिकल अगर 26 की बात करें तो कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। अलग अलग मतलब राइट टू रिलीजन्स की बात चल रही है। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बना। तो गोवा जो भारतीय गणतंत्र का जो एक हिस्सा बना वो 1961 में बना, यानी भारतीय संविधान में संशोधन करके 1961 में गोवा को भारतीय गणतंत्र में जोड़ा गया।
अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि संशोधन प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल के तहत है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया कि 368 के तहत हम भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और मैंने जो है वो BEO के लिए, सीटेट के लिए मुगल कालीन का 1526 से 1857 तक फुल MCQ तैयार कर रखे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। और मैं रोज़ाना वीडियो डालता रहता हूँ, तो आप वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अगला सवाल है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया था वो BSC बोस नहीं, यानी सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था दिल्ली चलो का। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, कब किया गया था, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो संविधान का जो भाग 20 है उसमें संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें, भाग 20 में है। अब अगर हम आपको बता दें कि जैसे अभी हमने शुरू में बताया कि 368 के तहत हम संशोधन कर सकते हैं, और ये 368 किसके तहत आता है, भाग 20 के तहत आता है। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 15 है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि रोज़ाना हम वीडियो डालते रहते हैं, रोज़ाना MCQ डालते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है, तो हमारा सवाल नंबर लास्ट है 15 है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। जैसे कि इससे पहले वाले उसमें मैंने बताया कि भाग 3 में मूल अधिकार है उनके बारे में विवरण मिलता है, और उससे पहले भाग 2 में मिलता है विवरण, जो भारत की नागरिकता का उल्लेख मिलता है वो भाग 2 में मिलता है। और ये अनुच्छेद किस में है, भाग 2 के अनुच्छेद जो हैं वो 5 से 11 के मध्य जो है उसमें नागरिकता का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे बोलिया जाए कि भारत की नागरिकता किस आधार पर छीनी जा सकती है, तो भारत की नागरिकता देशद्रोह का आरोप जो है वो अगर आप पे सिद्ध हो रहा है, जैसे कि कन्हैया कुमार पर आरोप चल रहा है, बाकी लोगों के पर भी आरोप चले, अगर आप देखेंगे इतिहास में, तो अगर ऐसी सिचुएशन में आरोप आपके ऊपर सिद्ध हो रहा है तब आपसे भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत की नागरिकता कहाँ से ली गई, मतलब नागरिकता का जो अधिकार है और जो ये है कि भारत में एकल नागरिकता की जो धारणा है, जो अब धारणा है वो कहाँ से अपनाई गई, तो वो ब्रिटेन से ली गई थी। ठीक है, कहाँ से ली गई थी, ब्रिटेन से ली गई थी। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि भारत की नागरिकता जो है संविधान के किस भाग में है, तो 2 वाले में है। कहाँ से कहाँ तक है, तो 5 to 11 है। और इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई, तो ब्रिटेन से ली गई है। अगर आपसे बोल लिया जाए कि किस आधार पर छीनी जा सकती है, तो देशद्रोह का आरोप अगर आपके ऊपर सिद्ध हो रहा है, आप दोषी पाए जा रहे हैं, तो उस आधार पर आपसे भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें और इंतज़ार करें, क्योंकि हम रोज़ाना इस तरह के वीडियो डालते रहते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।